हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बताए, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, उनको मैंने आंसर के साथ बताया। लेकिन इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप 12th में हैं और आप बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि जिन 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को आंसर के साथ समझेंगे। देखिए टोटल आपको 4 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप उसका आंसर आसानी से लिख देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं जो कि हमारे तीसरे चैप्टर से है, वैद्युत रसायन से। ठीक है, क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण और 2 प्रमुख उपयोग लिखने हैं। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। देखिए विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो धातु और अधातु हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यानी कि जितने भी धातु और अधातु हैं उनके अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होगी। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इसके लक्षण और 2 प्रमुख उपयोग देखते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखिए, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। इसे आप लोग एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी डाउनलोड कर लीजिए सीरीज। ठीक है, और उसकी सहायता से मेरे इस लक्षण को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने यहां पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं बनाई है। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देख देख कर ये लक्षण समझिए। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या आप बुक में देखकर भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आपको जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं इस प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा तीसरा लक्षण देखिए। तो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी का तीसरा लक्षण है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, वही यहां पर कहा जा रहा है। चौथा है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। यानी कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना ज्यादा होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लक्षण है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के, वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, पांचवा है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। तो देखिए जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा, और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने होंगे, समझने होंगे, एक सीरीज लेकर आपको बैठना होगा तभी समझ में ये आपके आएगा। छठवां देखिए, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि श्रेणी के जो ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ लक्षण है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग निम्नवत हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। ठीक है, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज किसी सेल के मानक
वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में किया जाता है। दूसरा, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, यानी कि कोई भी धातु कितना क्रियाशील है इसकी तुलना करने में, कंपेयर करने में भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज होता है। तो दो उपयोग मैंने आपको बताया वैद्युत रासायनिक श्रेणी की। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या हैं और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है लघुत्तरीय प्रश्न, ये भी इसी चैप्टर से है, वैद्युत रसायन से ही, जो हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, देखिए प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, इनको आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य की। ठीक है, देखिए वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य एक ऐसे अपघट्य होते हैं जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जलीय विलयन में जब उसको मिक्स किया जाए तो वो पूर्णतः आयनित हो जाए, ऐसे विद्युत अपघट्य को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ समझते हैं, जैसे आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी विद्युत अपघट्य है प्रबल। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो डिफिनीशन है वो लगभग उसी के विपरीत होगा। ठीक है, देखिए वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनन नहीं होता, अर्थात बहुत कम आयनन होता है, वे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य ऐसे अपघट्य हैं जो जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन नहीं होता। ठीक है, ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते या बहुत कम आयनित होते हैं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण इसका एग्जाम्पल जैसे CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल हो गया। H2CO3, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। H3BO3, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य का। HCN, ठीक है, सॉरी कॉमा लगा दीजिए, HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, समझ में आया, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य समझ में आ चुके होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारे चौथे चैप्टर रासायनिक बलगतिकी से। क्वेश्चन है कि आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। यानी कि आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर होता है। तो देखिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर देखते हैं। देखिए अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। यानी कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो एक सदैव पूर्ण संख्या होती है, जैसे एक आणविक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, तीन आणविक अभिक्रिया, ठीक है। जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम, द्वितीय, ठीक है, तृतीय, तो इस प्रकार से ये हो सकती है। दूसरा देखिए अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। देखिए आप शून्य एक आणविक अभिक्रिया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है वो कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, क्योंकि आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। तो ये दूसरा डिफरेंस है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा देखिए किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि किसी अभिक्रिया की आणविकता जो है वो समान भी हो सकती है कोटि के और भिन्न भी हो सकती है। यानी कि किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा चौथा देखिए हमारा डिफरेंस है अभिक्रिया के वेग निर्धारक
पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती हैं। यानी कि अभिक्रिया की कोटि उन्हें कहते हैं जितना, जैसे मान लीजिए कोई आपका अभिकारक है तो जिस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया की कोटि में शामिल होंगे। ठीक है, तो यही आपको कहा जा रहा है कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। जबकि अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होगा आणविकता एवं कोटि में। ठीक है, अब चलिए हम चौथा क्वेश्चन अपना देखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है और रासायनिक अधिशोषण, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके 5th चैप्टर पृष्ठ रसायन से क्वेश्चन है। तो देखिए भौतिक अधिशोषण मैंने इधर लिखा है, इधर रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, दोनों में हम डिफरेंस समझेंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए फर्स्ट डिफरेंस है भौतिक अधिशोषण जो है यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण है यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। रासायनिक अधिशोषण कब होता है? यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, पहला डिफरेंस। यानी कि भौतिक अधिशोषण वांडर वाल्स बलों के कारण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। दूसरा देखिए, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। जो भौतिक अधिशोषण है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। जो रासायनिक अधिशोषण है यह प्रकृति में अति विशिष्ट है। ठीक है, यानी कि यह प्रकृति में बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा है यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। ठीक है, जो भौतिक अधिशोषण है ये प्रकृति में उत्क्रमणीय है, यानी कि एक बार हम अधिशोषण कराकर उसे दोबारा भी उसी अवस्था में ला सकते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो है ये अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, यह अनुत्क्रमणीय है। तीसरा आपका डिफरेंस। चौथा डिफरेंस है भौतिक अधिशोषण जो है यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो रासायनिक अधिशोषण यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये दोनों सेम है। पांचवा है इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी जो है वो 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की एंथैल्पी होती है वो 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में की एंथैल्पी उच्च यानी कि ज्यादा होती है, लगभग 30 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा डिफरेंस है। 6 नंबर डिफरेंस देखते हैं। अधिशोषण के लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, यह ताप बढ़ने पर घटता है। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण है इसके लिए निम्न ताप सहायक होता है और यह ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है, जबकि अधिशोषण जो रासायनिक अधिशोषण है इस अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक है। ठीक है, और यह ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो डिफरेंस है 7वां, देखिए जो भौतिक अधिशोषण है यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर भी करता है और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए तो ये बढ़ता भी है। और रासायनिक अधिशोषण जो है यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे आपके भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में। मैंने 7 डिफरेंस बताए। अब आप लोगों से 4 डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछा जा सकता है, 5 भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग उसी प्रकार से लिख लीजिएगा। मैंने 7 बता दिया है, जितना आपको पता हो, आपसे जितना पूछा जाए उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट सभी को आप याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये 4 इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएं कि इन 4 लघुत्तरीय प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसे हुई है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।